हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं अश्विनी गंगवार आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब परिवार डीके करियर क्लासेस में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं मोटिवेशन। तो आज हम लोग मोटिवेशन का अगला टॉपिक लेकर आए हैं। उसमें हम लोग कुछ आज मोटिवेशन में और जो कुछ ज़रूरी बातें हैं, ज़रूरी क्वेश्चन आते हैं, उनकी बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपके लिए एक मोटिवेशन कोट लेकर आया हूँ कि मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, मिली है ज़िंदगी तो कोई मकसद भी रखिए, सिर्फ सांसें लेकर समय गंवाना ही ज़िंदगी तो नहीं। सिर्फ सांसें लेकर समय गंवाना ही तो जिंदगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अगर आपके लिए कोई जिंदगी मिली है, मेरे साथियों कोई जिंदगी मिली है, ईश्वर ने आपको जन्म दिया है, आप सबसे अनमोल हैं, तो आप उसमें अपने जीवन में कोई ना कोई मकसद भी रखिए। ऐसे जी तो सारे लोग रहे हैं, सांसें तो सभी ले रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं तो उस जीवन का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी के साथ साथियों मैं कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी का जरूर कोई ना कोई लक्ष्य बनाइए, कोई गोल बनाइए और उसके प्रति लग जाइए मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो जैसे कि साथियों हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में आज हम आगे लेकर आए हैं आपको नेचर ऑफ मोटिवेशन। कल हमने पढ़ लिया था क्या क्या मोटिवेशन होता है, क्या उसके प्रकार होते हैं, उसका क्या क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, क्या शाब्दिक अर्थ होता है, किस सबसे मिला है, प्रेरक क्या होते हैं, प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, मोटिव क्या होते हैं, ये सब कल हमने पढ़ा था। आज हम उससे ये आगे लेकर आए हैं कि नेचर ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन का नेचर क्या होता है या मोटिवेशन की प्रकृति क्या होती है। आज हम उस चीज़ पे बात करेंगे। ठीक है, तो क्या होती है प्रकृति, आइए समझते हैं कि मतलब कोई भी चीज़ है उसका स्वभाव क्या, उसकी प्रकृति क्या, वो क्या होती है, इस चीज़ की आज हम बात करेंगे। तो पहली बात है इसमें, जो पहली प्रकृति है वो ये है कि जो मोटिवेशन होता है वो एक आंतरिक प्रक्रिया है, आंतरिक प्रक्रिया है और परिणाम है। यानी कि जो मोटिवेशन है वो व्यक्ति के अंदर से आता है, आंतरिक प्रक्रिया है। मोटिवेशन जो है बाहर से दिखता नहीं है कि ये व्यक्ति मोटिवेट है कि नहीं है। मोटिवेशन अंदर से होता है, वो अंदर से मोटिव है, अंदर से मोटिवेट है, और वो अंदर से मोटिवेट होगा तो वो अपने लक्ष्य प्रति कार्य करेगा और फिर परिणाम उसके सामने आएगा। तो वही कहा गया कि एक आंतरिक प्रक्रिया है और परिणाम है मोटिवेशन। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कही गई है कि आवश्यकता ही अभिप्रेरणा को जन्म देती है। वो कहते नहीं, आपने सुनी हुई कहावत कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है या आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो वही बात है, जब तक कि आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, जब तक कि आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा, तब तक आप मोटिवेट क्यों होंगे। तो वही बात कहा गया है कि आवश्यकता ही अभिप्रेरणा की जन्म देती है या अभिप्रेरणा को जन्म देती है। जब आपको कोई चीज़ की आवश्यकता होगी तभी तो आप प्रेरित होंगे। तो ये बात कही है, ये भी इसकी प्रकृति है कि आवश्यकता ही अभिप्रेरणा को जन्म देती है। अब अगला पॉइंट आ जाता है, जब भैया प्रेरणा आवश्यकता हुई तो प्रेरित हुआ व्यक्ति, उसको जन्म हुआ प्रेरणा का, लेकिन जब तक जरूरत पूरी ना होगी तब तक अप्रेरणा बनी रहती है। जब तक जरूरत पूरी नहीं होगी तब तक अप्रेरणा बनी रहती है, तब तक आदमी मोटिवेट रहता है। जैसे मान लिया आपका टारगेट है कोई जॉब पाना, आपका टारगेट है आपको टीचर बनना है, तो जब तक आप टीचर नहीं बन जाएंगे तब तक आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, लगातार कंटिन्यूसली पढ़ते रहेंगे, और जब आप टीचर बन जाएंगे तो उसके बाद फिर आप थोड़े कम मोटिवेट हो जाएंगे। फिर आपका इतना ज़्यादा मेहनत करनी, फोर्स करने की जरूरत नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लग के, जैसे वो वाली बात। ठीक है, तो यही कहा गया कि जब तक जरूरत पूरी ना हो अप्रेरणा बनी रहती है। अब अगली बात है कि जो अभिप्रेरणा है वो मनोवैज्ञानिक भी होती है, भावात्मक होती है। कि अभिप्रेरणा जो है वो मनोवैज्ञानिक और भावात्मक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि अभिप्रेरणा जो है, आप मोटिवेट होंगे, ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है और ये एक भावात्मक प्रक्रिया है। जब तक आपके अंदर कोई भाव नहीं आएगा तब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब अगली बात है कि अप्रेरणा क्या है। अप्रेरणा एक क्रमिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरित कोई व्यक्ति होगा तो वो क्रम से प्रेरित होगा। मान लिया उसको कोई ज़रूरत होगी, कोई आवश्यकता होगी, कोई नीड होगी, उसके बाद फिर वो अप्रेरित होगा किसी कारक से, फिर उसके बाद उसके लिए काम करेगा, फिर उसके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो इसलिए कहा गया कि अप्रेरणा एक क्रमिक प्रक्रिया है। अब अगले आ जाते हैं कि अप्रेरणा क्या है। अप्रेरणा एक साधन है, अभिप्रेरणा एक साधन है। मान लिया आपको कोई काम करना है तो उसके लिए अप्रेरणा कोई आपका वो काम थोड़ा है, अप्रेरणा आपके लिए एक साधन है कि अप्रेरणा आपको उस काम को करने के लिए लगातार प्रोत्साहित करेगी कि मुझे इसलिए ये करना है। तो क्या हुआ, अप्रेरणा एक साधन है। ठीक है, अब क्या, अप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है। भैया अप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया का मतलब है कि जब तक आदमी को कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो मोटिवेट रहेगा, यानी अप्रेरणा लगातार चलती रहेगी। इसलिए कहा गया है कि अप्रेरणा एक सतत प्रक्रिया है।
दूसरी बात, अप्रेरणा की जो गति है वो अलग अलग होती है। सही बात है कि जो अप्रेरणा की गति है वो अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति ज़्यादा मोटिवेट है, कोई व्यक्ति कम मोटिवेट है। तो हर व्यक्ति में अपनी व्यक्तिगत भिन्नता होती है और हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से मोटिवेट होता है। इसलिए कहा गया है कि अप्रेरणा की गति जो है वो अलग अलग होती है। अगले आ जाते हैं कि अप्रेरणा जो है वो एक चयनात्मक प्रक्रिया है। चयनात्मक प्रक्रिया मतलब है चूजिंग प्रोसेस। भैया जब आपको मोटिवेट होना है तो आपको कई तरह से प्रेरणा मिल रही है, ठीक है, लेकिन आपको चूज ये करना है कि मेरे लिए कौन सी प्रेरणा सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। तो इसलिए कहा गया है कि चयन करना होगा। वो प्रेरणा क्या है, एक चयनात्मक क्रिया है, ठीक है। हम अपने हिसाब से चयन करेंगे कि हमको कैसे मोटिवेट होना है, किस चीज़ का चयन करना है। तो इसलिए कहा गया कि अपना क्या आपका मोटिवेशन एक चयनात्मक क्रिया है। अगला है कि मोटिवेशन या अभिप्रेरणा उत्सुकता युक्त प्रक्रिया है। बिल्कुल सही बात है। जब आप मोटिवेट होंगे तो आप लगातार उत्सुक बने रहेंगे, लगातार एक्साइटेड बने रहेंगे। लगना चाहिए कि हाँ बंदा मोटिवेट है, किसी काम को करने के लिए लगातार मोटिवेट है। तो यही कहा गया कि मोटिवेशन जो है, प्रेरणा जो है, एक उत्सुकता युक्त प्रक्रिया है। जब तक आप मोटिवेट रहेंगे तब तक आप उत्सुक रहेंगे कोई भी कार्य करने के लिए, ठीक है। अगली प्रक्रिया कि अप्रेरणा क्या है, ध्यान केंद्रित रहता है। अप्रेरणा में क्या है, ध्यान केंद्रित रहता है। भैया जब आप किसी चीज़ के लिए मोटिवेट हैं तो आपका उसी चीज़ में 24 आवर्स ध्यान रहना चाहिए। यानी आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, अपना ध्यान रहना चाहिए। जैसे कि अर्जुन का ध्यान किस पे था, मछली की आंख पे और इधर उधर कहीं ना। तो क्योंकि वो इतने ज़्यादा मोटिवेट थे, इतने ज़्यादा डेडिकेशन था उनके अंदर कि उनको सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी। जब गुरु जी ने कहा कि अर्जुन निशाना साधो तो सीधे उन्होंने मछली की आंख को भेज दिया। तो यही कहा गया कि अप्रेरणा में ध्यान केंद्रित रहता है। तो ये कुछ प्रकृति की बात हो गई कि अप्रेरणा क्या होती है, अप्रेरणा की प्रकृति कैसे होती है, हम कैसे जानेंगे कि अप्रेरणा क्या होती है। अब इसी के बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन के तत्व क्या क्या हैं। मोटिवेशन के तत्व क्या क्या हैं। वैसे तो मोटिवेशन के कई सारे तत्व हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 या 4 तत्व होते हैं। तो मेन रूप से ये 3 तत्व हैं। और चौथा प्रेरक। प्रेरक जो कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव प्रेरक और नेगेटिव प्रेरक जो हमने बताया था, इंटरनली और आउटर आपका एक्सटर्नली, वो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। तो आज हम इन 3 चीज़ों की बात करेंगे, क्या होते हैं। इनको बोलते हैं हम अप्रेरणा के तत्व। सवाल परीक्षा में पूछा गया है कि अप्रेरणा के तत्व क्या क्या होते हैं। तो ये आप समझेंगे आज हम लोग कि क्या होते हैं अप्रेरणा के तत्व। तो आइए देखते हैं साथियों। अप्रेरणा के तत्व जो हैं मुख्य रूप से 4 होते हैं। तो हम लोग 3 की आज बात करेंगे, चौथा हम कल बता ही चुके हैं। और अप्रेरणा के तत्व को ही और इसी में ये कह सकते हैं अप्रेरणा का चक्र या प्रेरणा का चक्र या मोटिवेशन साइकिल, इसी से बनती है। तो वो भी हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तो आइए देखते हैं अप्रेरणा के तत्व कौन कौन से। नंबर 1 और जो पहला तत्व है वो है आवश्यकता। भैया कोई व्यक्ति तभी तो मोटिवेट होगा जब उसके लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होगी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन। एलिमेंट ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आवश्यकता। जब तक आपको कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी तब तक आप मोटिवेट नहीं होंगे, आप कार्य नहीं करेंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नीड, ठीक है, नीड। तो जो नीड होती है वो भी 2 तरह की होती है। वो 2 प्रकार कौन कौन से नीड के, एक होती है आपकी शारीरिक आवश्यकता, इसी को बोलते हैं जैविक आवश्यकता, ठीक है, फिजियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड। दूसरी होती है आपकी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, ठीक है, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड। तो ये 2 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। अब वो 2 तरह की जो आवश्यकताएं होती हैं, इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, ये शारीरिक वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैविक वाली। तो जैविक वाली जो आवश्यकताएं हैं ये मुख्य रूप से 5 आवश्यकताएं हैं। ध्यान रखना, इसमें 5 ही होती हैं। और कहीं सवाल पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक आवश्यकता है। तो उसमें 4 नहीं दी होंगी, 3 चौथी दी होगी। या निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक आवश्यकता नहीं है, उसमें 3 ये दी होंगी, ये कोई नहीं दी होगी। तो समझते हैं आइए कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली शारीरिक और जैविक आवश्यकता क्या है हमारे शरीर की या किसी भी व्यक्ति की क्या नीड है। सबसे पहले उसको चाहिए भोजन। भोजन के बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। दूसरा चाहिए क्या, पानी। तीसरी शारीरिक या जैविक आवश्यकता क्या है, नींद। इनके बिना व्यक्ति नहीं रह पाएगा, भोजन, पानी, नींद। और चौथी आवश्यकता क्या है उसकी, काम। काम समझते ही हैं आप। चौथी और लास्ट अवस्था 5वीं, मलमूत्र त्याग। भैया कोई चीज़ स्टोर होगी तो उसको त्यागना भी तो पड़ेगा। तो ये 5 चीज़ें जो हैं शारीरिक
या जैविक आवश्यकताएं हमारे शरीर की शारीरिक मांगे हैं या जैविक मांगे हैं, ये 5 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अब एक दो बार सवाल आया हुआ है, रीट में भी आया है और भी परीक्षाओं में आया है कि हमारे शरीर में जो जैविक आवश्यकताएं हैं उनमें से सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन सी आवश्यकता है। तो मान लीजिए चारों पांचों ऑप्शन दे दिए, अब आप बताइए इसमें तो पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा शारीरिक आवश्यकता क्या है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सबसे अधिक, तो सबसे अधिक में आपका आ जाएगा भोजन, सबसे अधिक। ठीक है, सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज़ की है हमारे शरीर को, तो वो है भोजन की। अब ये पांचों चीज़ें हमारे लिए, वैसे सारी पांचों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे अधिक की बात करेंगे तो भोजन। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे कम आवश्यकता किस चीज़ की है। तो अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम की बात है काम की, कि भैया भोजन के बिना व्यक्ति नहीं जीवित रह सकता, पानी के बिना नहीं रह सकता, नींद के बिना नहीं रह सकता और मलमूत्र त्याग के बिना भी नहीं रह सकता। ये सब बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जैविक मांग है हमारे शरीर। लेकिन जो काम है ये हमारे शरीर की जैविक मांग है, लेकिन ये सबसे कम है। इसके बिना व्यक्ति का काम चल सकता है, इसके बिना व्यक्ति रह सकता है। काम का तात्पर्य यहाँ पे ये है, उससे है जो बायोलॉजिकल कनेक्शन होता है हमारे दो विपरीत लिंगों के बीच में, बोले तो सेक्स से यहाँ पे इसको कनेक्शन है कि ये बात हो रही सेक्स की, कि सेक्स के बिना भी हम लोग का जीवन चल सकता है या हम लोग का गुजारा हो सकता है। लेकिन उसके अलावा ये 4 चीज़ें हैं, इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता या नहीं हो सकता, लेकिन सेक्स के बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है। तो ये सबसे कम आवश्यक हो जाता है। वैसे ये पांचों चीज़ें हमारे शरीर की मांग है, हमारी जैविक आवश्यकताएं हैं और ज़रूरी हैं, लेकिन सबसे कम आवश्यक क्या है, वो है सेक्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये हो गई हमारे शरीर की जो आवश्यकताएं थी, 2 प्रकार की थी, शारीरिक वाली हो गई। अब दूसरी जाती है सामाजिक या मनोवैज्ञानिक। तो ये जो 5 आवश्यकताएं हमने आपको बताई, इनके अलावा हमारे शरीर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, हमारे जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, जो सामाजिक या मनोवैज्ञानिक की मैं बात कर रहा हूँ, वो सारी आवश्यकताएं आ जाती हैं, सिर्फ इन 5 चीज़ों को छोड़कर। ये ध्यान रखना, ये 5 चीज़ें ही याद रखना आप। तो ये 5 हो गई हमारे शरीर की शारीरिक आवश्यकताएं या जैविक आवश्यकता। इसके अलावा कोई भी आवश्यकता है वो हमारी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक में आ जाएगी। ठीक है, जैसे किसी से संबंध है हमारे, किसी से रिलेशन है, वो भी सामाजिक है, वही हमारी आवश्यकता। कोई उपलब्धि है, कोई आपका फेम है, कोई नेम है, कोई जॉब है, वो भी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक। प्रेम है, किसी से लव है, ये चीज़ें सब हमारी सामाजिक में जाती हैं। सुरक्षा आदि, मतलब ये सारी चीज़ें सामाजिक या मनोवैज्ञानिक में। ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, नहीं वो ज़्यादा पूछी जाएंगी, यही पूछी जाती हैं। तो इन 5 को याद रखना, क्या सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे कम क्या जरूरी है और कौन कौन सी हैं। और इनके अलावा जो सारी हैं वो आपकी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक में आ जाती हैं। तो नंबर 1 बात हो गई प्राणागत तत्व में हमारी आवश्यकता की। अब नंबर 2 बात आ जाती है किसकी, चालक। चालक क्या होते हैं? चालक, इसी को बोलते हैं हमारे चालक, इसी को बोलते हैं प्रणोद, इसी को बोलते हैं अंतर्नोद, या इसी को बोलते हैं ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ की हमारे लिए मतलब वस्तु है तो उसकी हमें कोई ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या होगा, जो ये लिखा हुआ है देखो मैंने, जो आवश्यकता के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करे। सपोज दैट, मान लिया हमको भोजन है, तो भोजन क्या है, भोजन हमारे शरीर की मांग है, लेकिन भोजन के लिए हमें पहले भूख भी तो लगेगी। तो जब हमें भूख लगेगी तो आंतरिक रूप से हमारा शरीर क्या कहेगा कि यार भोजन मिल जाता। तो जो आवश्यकता के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करे। प्यास हमें लगी, हमारे शरीर को प्यास लग रही है, हमारे शरीर को भूख लग रही है, तो क्या भूख को मिटाने के लिए हमको भोजन चाहिए, प्यास मिटाने के लिए हमको पानी चाहिए। तो चालक वही होते हैं जो हमारे शरीर के जो आंतरिक मतलब कोई भी आवश्यकता है हमारे चीज़, हमारे संसार में या हमारे शरीर की, तो उसके लिए जो अंदर से हमको प्रेरित करे, तो वही चालक कहलाते हैं, या वही प्रणोद कहलाते हैं, वही इंटरनोड कहलाते हैं, या वही ड्राइवर कहलाते हैं। इसमें 2 ही चीज़ें याद रखना मुख्य रूप से, ड्राइवर में यही पूछी जाती हैं, भूख और प्यास, भूख और प्यास, भूख और प्यास, बस यही ध्यान रखना। भूख लगेगी तो भोजन चाहिए, प्यास लगेगी तो पानी चाहिए। तो ये क्या है, ये ड्राइवर है। ठीक है, हमारे शरीर के चालक हैं। ठीक है, तो 2 बात हो गया प्राणागत तत्व की, कि भैया जब भूख लगेगी तब क्या करेगा, भोजन की नीड होगी उसको। तो 2 तत्व हो गए, एक आवश्यकता, एक चालक। अब तीसरा चालक क्या है, वो है तीसरा तत्व क्या है, उद्दीपन या प्रोत्साहन या इंसेंटिव। अब भैया जैसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत है हमको, तो उसके लिए क्या, जब हमें वो चीज़ मिलेगी तो उसके लिए क्या हमको प्रोत्साहन मिलेगा, कोई ना कोई हम मोटिवेट होंगे, कोई भी चीज़ होगी। तो ऐसी चीज़, जैसे मान लिया जैसे हमको ये भूख लगी थी, तो उसके लिए हमें भोजन चाहिए, या तो उसके लिए हमें जब वो मिल जाएगा
तो हम उसके लिए मतलब क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे। मान लिया कोई हमारे शरीर की ज़रूरत है, जब वो चीज़ हमको मिल जाएगी तो हमको क्या होगा, हम खुश होंगे, हमको प्रोत्साहन मिलेगा, यानी उद्दीपन का कार्य होगा वो। यानी जो चालक को संतुष्ट कर दे, यानी जो ड्राइवर को संतुष्ट कर दे। यानी भूख है, अगर भूख हमको लगी है, हमको भोजन मिल गया तो हम वहाँ पे संतुष्ट हो गए, तो भोजन भी यहाँ पे क्या हो गया, उद्दीपक का कार्य करेगा, है ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब करता है, जॉब के बाद जब उसको सैलरी मिलती है तो उसका उद्दीपन का कार्य होता है। अब ये भी क्या होता है, जो उद्दीपन या इंसेंटिव होता है ये भी दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सपोज दैट किसी बच्चे को भूख लगी है, अब बच्चे को भूख लगी है तो उसको क्या भोजन चाहिए, वो अपनी माता के पास क्या, माता से अपने दूध मांग रहा है, तो अगर उसकी माता ने उसको दूध दे दिया तो उसकी भूख मिट जाएगी। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव इंसेंटिव या पॉजिटिव प्रोत्साहन। और अगर उसकी माता ने उसको डांट दिया कि भाग यहाँ से, खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा, तो उसकी बेचारी घंटा 2 घंटे के लिए भूख रफू चक्कर हो जाएगी, भाग जाएगी। तो ये हो गया उसका नेगेटिव इंसेंटिव या नकारात्मक प्रोत्साहन। ठीक है, तो ये दो तरह से होता है जो चालक को संतुष्ट कर दे, पॉजिटिव तरह से और नेगेटिव तरह से। तो ये 3 चीज़ें मेन होती हैं प्राणा तत्व में, आवश्यकता या नीड, चालक या ड्राइवर, उद्दीपन या प्रोत्साहन या आपका इंसेंटिव। तो ये 3 चीज़ें याद रखना। चौथी होती है प्रेरक, जो मैंने कल आपको बताए थे, एक्सटर्नली और इंटरनली 2 तरह से प्रेरक होते हैं, वो सब मैंने कल आपको बता दिया था कल वाले लेक्चर में, ध्यान रखना। अब ये होगा तत्व। इसी तरह से जाती है मोटिवेशन साइकिल, तो लगभग यही बात है, कुछ ज़्यादा वो अलग से नहीं है, लगभग एक ही बात है, फिर भी इसको समझ लेते हैं। आइए मान लिया सपोज दैट, ये देखो मोटिवेशन साइकिल बोलते हैं इसको। मान लिया कोई बच्चा है, सो रहा है, अब वो सो के सुबह उठा है, तो उसको सबसे पहले किस चीज़ की नीड होगी, नीड उसको क्या होगी, इनमें से तो मान लिया नींद तो ले ही रहा था, प्यास लगेगी, या तो पानी की नीड होगी, या भोजन की नीड होगी, या फिर भैया मलमूत्र त्याग की नीड होगी। तो छोटा बच्चा है तो सबसे पहले या तो वो वॉशरूम में जाएगा मलमूत्र त्याग करने, उसके बाद फिर वो अपना भोजन की तरफ किचन में जाएगा या अपनी माँ के पास जाएगा भोजन के लिए। फिर दूसरी चीज़, जब वो भूख लगेगी तभी तो जाएगा, ये ड्राइवर हो गया उसका। और तीसरी चीज़, फिर वो प्रयास करेगा, उसके मन में टेंशन आएगी कि यार कुछ खाने को मिल जाता है ना, तो क्या उसको मान लिया कोई भोजन मिल गया, इंसेंटिव मिल गया, और फिर वो उससे क्या हो गया, उसको गोल की प्राप्ति हो गई कि उसका भूख मिट गया, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, उसको सेटिस्फैक्शन मिल गया, उसको संतुष्टि मिल गई, और उसकी जो नीड थी वो समाप्त हो गई। फिर उसके बाद वो पुनः फिर जाके चाहे सो जाए चाहे फिर अपना कोई काम करे। तो इस तरह से ये चलती रहती है मोटिवेशनल साइकिल, और ये लगातार चलती रहती है। ज़रूरत भी पड़ेगी आदमी को, फिर चालक की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उसके बाद उसको इंसेंटिव मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, फिर उसका गोल मिलेगा, फिर उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, और फिर उसकी आवश्यकता समाप्त होगी। तो इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है लगातार। तो ये दोनों लगभग एक ही बात है, ये 3 चीज़ें याद रखना अप्रणा के तत्व में, और ये इस तरह से याद रखना। मेन 4 चीज़ें होती हैं, नीड, ड्राइवर, इंसेंटिव और गोल। नीड, ड्राइवर, इंसेंटिव और गोल, फिर नीड। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों मनोविज्ञान में आप पढ़ते रहिए। आपके मोटिवेशन के 2 लेक्चर हो गए हैं, और इसके बाद में जो हमारा आता है वो आता है मोटिवेशन की थ्योरी। तो मोटिवेशन की थ्योरी में सबसे ज़्यादा महान जो हुए हैं, मोटिवेशन में से कई थ्योरियाँ हैं, लेकिन हम लोग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है मैस्लो थ्योरी। तो मैस्लो ने जो थ्योरी दिया है, अपना सिद्धांत दिया है, आपने पढ़ा भी होगा इस तरह से, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, जिसमें 5 चरण उन्होंने बताए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैस्लो की थ्योरी। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से सबसे ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे मैस्लो की थ्योरी। वैसे तो कई अलग ज्ञानों के सिद्धांत आए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए है मैस्लो की थ्योरी। ठीक है, तो कल साथियों हम लोग लेकर आएंगे आपके लिए मैं मैस्लो की थ्योरी। तो तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ लगातार, और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को अपने बताते रहिए कि डीके करियर क्लासेस पे अश्वनी सर आपके लिए जो पढ़ा रहे हैं मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान का मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। साथियों मैं आशा करता हूं कि आप लोग YouTube पे पढ़ते होंगे, तो YouTube पे तो कहीं भी देखिए फ्री कोई कोर्स कराता नहीं है पूरा, और कराते भी हैं कुछ एक टॉपिक इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक कराते हैं टीचर लोग, तो वो पूरी बातें नहीं बताते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मेरे क्लासेस से आपका कोई भी क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं जो भी साथी मुझे सुन रहे हैं, जो भी साथी हमारे यहाँ से क्लास ले रहे हैं, उनका किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। चाहे वो कहीं कोचिंग ले रहे हैं चाहे नहीं ले रहे हैं, लेकिन लगातार अगर यहाँ से क्लास लेंगे तो उनको मनोविज्ञान में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। साथियों अभी हम लोग कर रहे हैं सिलेबस, जो भी मनोविज्ञान के मेन टॉपिक हैं। इसके बाद में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा प्रैक्टिस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन
क्वेश्चन आए हुए हैं और मैं बताता भी चलता हूँ कि ये इस तरह से आया हुआ है, तो हम उसको इतने अच्छे से कर लेंगे तैयार कि परीक्षा में कहीं से भी पूछ लिया जाए हम लोग को कहीं पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है साथियों, तो साथियों हमारे इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ।